हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो कि एसएससी में ही पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है। देखिए, अब नॉर्मली जो ऐसे इम्पोर्टेंट रटते हैं वैसे हम लोग क्या रट लेते हैं कि आर्टिकल 148 किससे संबंधित है, तो हम लोग याद कर लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से। लेकिन एग्जाम में पूछा गया था कि आर्टिकल 149 किससे संबंधित है। तो ध्यान फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि नॉर्मली सारे स्टूडेंट याद करते हैं आर्टिकल 148 नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। लेकिन आप लोग ध्यान क्या रखेंगे कि आर्टिकल 148 तो उनसे संबंधित है ही, लेकिन आर्टिकल 149 उनके शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कार्यों और शक्तियों से। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल 148 इससे संबंधित है। और आर्टिकल 76 की बात करें तो किससे संबंधित है। अटॉर्नी जनरल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महाधिवक्ता। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। पहला परमवीर चक्र, क्वेश्चन क्या है, पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है अवार्ड से क्वेश्चन कि पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया। तो आप लोगों को पता होगा ये वीरता के लिए दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कारों में माना जाता है, ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है वीरता के लिए। तो परमवीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन अगला है, कोस्का की खोज किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन क्या है, कोस्का की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और क्वेश्चन पूछे कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1665 में। ये क्वेश्चन तो पूछा गया है कि कोस्का की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगर अब ये पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था इसे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। यही अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये ध्यान रखिएगा। आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, 1774 में लुईमन हॉक ने खोजी थी जीवित कोशिका की खोज। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। इसी में नोट का पॉइंट सेकंड है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा स्लाइडन और स्वान ने दिया था 1939 में। तो कोशिका से 3 क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। कोशिका की खोज नॉर्मली पूछे तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। वही पूछ लिया जाए जीवित कोशिका खोज, तो ल्यूमन हॉक ने की थी कब, 1774 में। वही पूछ लिया जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था 1939 में। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार झंडा कहाँ फहराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार झंडा कहाँ फहराया था, तो इंडिया गेट पर फहराया था। और फिर ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आ लेटर टू माई डॉटर और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो आ लेटर टू माई डॉटर और डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज और मेरी पुत्री के लिए एक पत्र, ये दोनों ही इनके द्वारा लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और इन्होंने पहली बार झंडा कहाँ फहराया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ फहराया था, इंडिया गेट पर। आ लेटर टू माई डॉटर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी 2 कृति हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 44 बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स ये कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो समान नागरिक संहिता। कैसे ध्यान रखेंगे, 4 और 4 बिल्कुल समान है, तो 4 समान, तो समान से समान नागरिक संहिता बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 40 और आर्टिकल 44 दोनों पूछे जाते हैं। आर्टिकल 40 संबंधित है पंचायतों के गठन से। अब देखिए आर्टिकल 36 से 51 किसके बीच आते हैं, तो आर्टिकल 36 से 51 आप लोगों को पता होगा डीपीएसपी से संबंधित है। और पूछा जाता है कि डीपीएसपी का उल्लेख कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच है, तो 36 से 51 के बीच है। किस भाग में है, तो भाग 4 में है। तो डीपीएसपी भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, उसका उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। और ये लिया कहाँ से गया है, बहुत बार पूछा जाता है कि ये लिया कहाँ से गया है, तो लिया गया है ये आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। किस भाग में है,
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किस भाग में है, तो भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 में है। किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए। अब नॉर्मली सब लोग क्या याद करते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। पहला खनिज ही याद करते हैं, एग्जाम में घुमाकर पूछा गया कि दूसरा खनिज कौन सा है। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा खनिज कौन सा है, तो ध्यान रखना आप लोग क्या है, क्वार्ट जो है, क्या है, क्वार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सांगपो यानी कि सांगपो किस नदी का निकनेम है, किस नदी का उपनाम सांगपो नदी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ब्रह्मपुत्र नदी। आप लोगों को पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोलते हैं और इसी नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बती क्षेत्र में क्या बोला जाता है, सांगपो कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए स्ट्रैटेजी का, जो कि बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। भूत आराधना, करगा, ये सब ये पठैन आप लोगों को पता होगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। पठैन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो किस राज्य का है, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक से यक्षगान, पठैन, भूत आराधना, और ये बहुत ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा रिपीटेड तो यही है कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यक्षगान जो फोक डांस है ये कर्नाटक का है। और कर्नाटक का ये बहुत पूछे जाने वाला लोक नृत्य है यक्षगान, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड नामक पुस्तक जो लिखी गई है वो आयुष्मान खुराना जी द्वारा लिखी गई है। इसमें मदद किसने की थी, तो ताहिरा कश्यप जी ने की थी। किसने की थी, ताहिरा कश्यप ने मदद की थी, लिखा आयुष्मान खुराना ने है। तो क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन क्या है देखिए, अनुच्छेद 129 अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है। अब देखिए सब लोग सुप्रीम कोर्ट की याद कर लेते हैं, आर्टिकल 124 किससे संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एक अवलेख न्यायालय होगा या किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 129 129 में। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय एक अवलेख न्यायालय होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 129। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या है, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है, तो सचिन तेंदुलकर जी हैं। कौन है, सचिन तेंदुलकर जी। आप लोगों को पता होगा कि क्रिकेट खिलाड़ियों की जो ऑटोबायोग्राफी है उससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सचिन तेंदुलकर जी का आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में कई बार देखा होगा, पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा जाता है इनका कि प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर जी की है। इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं, इनका उपनाम है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि सौरभ गांगुली की कौन है, उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या नाम है, तो सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। सौरभ गांगुली आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह की कौन सी है, तो आप लोगों को पता होगा युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कोई भी एग्जाम हो, सेंसस से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो बहुत ही रेयर केस में होता है। 2011 के सेंसस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो सबसे कम है बिहार की। और कितनी है, तो 61.80%। कितनी है, 61.10%। देखिए सबसे ज़्यादा और सबसे कम, सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल की है। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे। आप लोगों को पता होगा कि साक्षरता दर के अंदर किस एज से किस एज तक आते हैं, तो 7 आयु से अधिक। अगर 7 आयु से अधिक तो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी भी भाषा में लिख सकता है या पढ़ सकता है तो उसे शिक्षित माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल की है। सबसे कम बिहार की है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम केरल की है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है।
और तमिलनाडु के जो अन्य मंदिर हैं जिससे क्वेश्चन अब पूछा जाता है, सप्तरथ मंदिर, शोर मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किसका वर्णन है? तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इन आर्टिकलों के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? मैंने बताया था 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें से भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और जो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के प्रसिद्ध कलाकार हैं उसमें मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमेल वल्ली, ये सब भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के प्रसिद्ध डांसर हैं, यानी कि प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो मेवात घराने से है, ध्यान रखिएगा। और बहुत बार पूछा जाता है कि करीम खान किस घराने से संबंधित है? तो करीम खान आप लोगों को पता होगा कि किराना घराना के फाउंडर हैं। किराना घराना के फाउंडर कौन है? वो करीम खान है। और आप लोगों को पता होगा कि पंडित भीमसेन जोशी भी किराना घराना से ही संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि चार मीनार कहाँ स्थित है? अब कुतुब मीनार तो सब याद कर लेते हैं, कुतुब मीनार कहाँ? दिल्ली में है। लेकिन क्वेश्चन आया था चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। क्वेश्चन आया था तैराकी से संबंधित वर्ड, और ऑप्शन में जो दिया गया था उसमें यही एक वर्ड था जो तैराकी से संबंधित था, फ्री स्टाइल। तैराकी से संबंधित शब्द कौन सा है? फ्री स्टाइल है। और अन्य जो शब्द हैं उन्हें भी ध्यान रखिएगा आप लोग, तैराकी से कौन कौन शब्द रिलेटेड हैं। तो क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई इसी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, नील नदी किस झील से निकलती है? तो नील नदी आप लोगों को पता होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी जब पूछा जाएगा तो अमेजन नदी आंसर दीजिएगा। बड़ी का मतलब होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जल आता है, चौड़ी होती है, उसमें जल ज़्यादा आता है, वो बड़ी होती है। लंबी का मतलब लंबाई में जिसके जो लंबी होती है वो नील नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील नदी है। और आप लोगों को पता होगा ये कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ जाकर गिरती है? तो आप लोगों को पता होगा भूमध्य सागर। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भीतरगांव ईंटों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यूपी कानपुर में स्थित है, पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स से ही संबंधित है। आप लोगों को पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 29 से 30 मैंने बताया था आप लोगों को, एक बार फिर से ध्यान, यानी कि एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। 12 से 35 फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं, जिसमें मैंने बताया था आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 समता एवं समानता का अधिकार है। 19 से 22 के बीच में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 23 से 24 की बात करें हम लोग तो क्या है? 23 से 24 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद 25 से 28 अभी क्वेश्चन में भी आया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। और 29 से 30 की बात करें हम लोग तो 29 से 30 ये क्वेश्चन में दिया गया है, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देने वाला अनुच्छेद है। और ये केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है? तो आर्टिकल 29 और 30। और अब बात कर लेंगे आर्टिकल 32 में क्या हम लोग, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बीच में आर्टिकल 31 कहाँ गया? तो ये फंडामेंटल राइट्स हम लोगों का था जब हम लोगों के पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आप लोगों को पता होगा इसे हटा दिया गया आर्टिकल 301 के तहत। अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देने वाला अनुच्छेद कौन सा है?
आर्टिकल 29 और 30 है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।